जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो भी हाल ही में एग्जाम हुए उसमें पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपसे। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका पेपर है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज वीडियो को देखिए, जरूर देखिएगा। और हाँ, लास्ट बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, यह आपसे पूछा है। चलिए, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 1915 में वापस लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों तक रहे। 1893 से 1914 तक उन्होंने यहां नस्ल भेद के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया और अहिंसा तथा सत्याग्रह की रणनीतियों का प्रयोग पहली बार किया। गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को बंबई, जो कि अब नाम मुंबई है, पहुंचे। इस दिन को अब भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। आपसे पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया। इस कानून को लागू करने में राजा राममोहन राय की अहम भूमिका थी। लॉर्ड बेंटिक को भारत में सामाजिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी नया फैक्ट लगे उसको कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। आपसे पूछा है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जावा खाई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जावा खाई को सुंडा खाई भी कहा जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन पे। यह खाई हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरी खाई है। यह खाई इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास स्थित है। बाकी ऑप्शन में दिया अटाकामा खाई, तो अटाकामा खाई की बात करें तो यह प्रशांत महासागर में है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास है। मरियाना ट्रेंच की बात करें तो यह दुनिया की सबसे गहरी खाई है, लेकिन यह प्रशांत महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में नहीं। और इंदिरा गांधी पॉइंट की बात करें तो यह भारत की दक्षिणतम स्थल बिंदु है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत महासागर है। बड़ों में जो हिंद महासागर का स्थान है वह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो आपके थे विश्वनाथ आनंद जी थे। और अर्जुन पुरस्कार आदि प्रदान किया जाता है इस दिन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम के लिए। चार्ल्स विल्किंस वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उन्होंने इस कार्य को वॉरेन हेस्टिंग, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे, के संरक्षण में किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था। आपसे पूछा है कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, मदर इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म सेडी में नामांकित किया गया, या फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित की। बाद में सलाम बॉम्बे 1988 और लगान 2001 में भी नामांकित हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 66वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है। आपसे पूछा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1954 में भाभा ने भारत का पहला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। आपसे पूछा है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो होगा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या पहला अवसर होगा जब प्रतियोगिता 3 देशों में एक साथ आयोजित होगी। टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग लेंगी और 16 विभिन्न शहरों में मैच खेले जाएंगे। अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में खेला जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ जो है या विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है, या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास स्थित है। बाकी बात यहाँ हो रही ऑस्ट्रेलिया की, तो जिसकी राजधानी है कैनबरा। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और यहाँ का राजकीय पशु क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। आपसे पूछा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने। उन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजी में भाषण दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिका पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज को सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में उपस्थित था। इंडिका में उस समय के भारतीय समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म और जीवन शैली का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़ा था। आपसे पूछा है कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो है लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़ा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन खुदाई खिदमतगार की स्थापना की जो अहिंसा पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। ईमानदारी से अगर इसका राइट आंसर पता है तो एस लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष और उससे ऊपर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में साक्षरता दर उस जनसंख्या का प्रतिशत है जो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है और पढ़ने लिखने में सक्षम है। इसे भारत की जनगणना के दौरान मापा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर जो है 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, 1.4% है, और महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति लागू की गई थी? आपसे पूछा है, और इसका जो पहला राज्य शिकार बना वो सतारा बना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल था 1948 से 1856 ने लागू की थी। इसके तहत किसी भारतीय शासक के कोई पुत्र नहीं होता तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाती। इस नीति का सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, फिनलैंड की राजधानी क्या है? आपसे पूछा है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है ये आपसे पूछा है। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलसिंकी है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिया बर्न, तो यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है, और जकार्ता जो है या इंडोनेशिया की राजधानी है, और ताशकंद जो है या उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रासतरंगिणी लिखा गया था? आपसे पूछा है कि किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रासतरंगिणी लिखा गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कल्हड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रासतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह कश्मीर के इतिहास का सबसे पुराना और विस्तृत ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में नवोदित सूर्य का देश या सूर्योदय का देश किस राज्य को कहा जाता है? देश जो है वह जापान को कहा जाता है। आपसे यहां पूछा है कि किस राज्य को कहा जाता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने वाला राज्य है। डोंगगांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने वाला स्थान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का पहला जलमग्न सुरंग मार्ग अंडर वाटर टनल जिसे कहेंगे किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी में बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है जो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही। इसका निर्माण कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया गया। यह पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट का भविष्य मानी जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अभी यह एनटीपीसी CBT 1 में आप क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा नृत्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी समुदायों में लोकप्रिय है। यह मुख्यतः गोंड, भुइयां और ओराव जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य प्रकृति, पेड़ों और फसलों की पूजा के रूप में किया जाता है। करम पेड़ की शाखा को लेकर इसका आयोजन होता है, इसलिए इसका नाम कर्मा पड़ा। बाकी सिक्किम जो ऑप्शन में दिया है, तो सिक्किम का जो प्रसिद्ध नृत्य है यहाँ
पांगतोला, मारूनी आदि नृत्य प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ब्रज, रासलीला, नौटंकी आदि प्रसिद्ध है। कर्मा यहाँ का नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ छऊ, गंभीरा आदि लोक नृत्य होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। आपसे पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश में रुपए को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया का प्रयोग होता है, नेपाल में नेपाली रुपया का प्रयोग होता है, परंतु बांग्लादेश में बांग्लादेश की मुद्रा जो है वहां टका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बांग्लादेश प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का मुद्रा का जो नाम है वह टका है, बाकी श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। दैमाबाद एक प्रागैतिहासिक और हड़प्पाकालीन स्थल है, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। दैमाबाद की खोज वर्ष 1958 में हुई थी। यहां से तांबे की 4 मूर्तियां मिली, जिन्हें दैमाबाद त्राम प्रतिमाएं कहा जाता है। बैलगाड़ी का मानव, रथ पर योद्धा, बैल और बैलगाड़ियों पर एक और आकृति यहां मिली। ये मूर्तियां त्राम प्रसार काल और उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी मानी जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है यह भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को सुंदर कैलीग्राफी में हाथों से लिखा था। उन्होंने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कलात्मक तरीके से लिखा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। आपसे पूछा है कि मशहूर लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें यहाँ त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था और कलिंग स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। आपसे पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। पूरा नाम इनका है लाल बहादुर शास्त्री। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया मुगलसराय का नाम। इनको जो पद मिला था, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 से 1966 तक रहे। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान। इनका जो मृत्यु हुआ वह हुआ 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के समय। उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस भारतीय शासक को नवाबों का नवाब कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस भारतीय शासक को नवाबों का नवाब कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह को नवाबों का नवाब कहा जाता है। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को हड़प लिया। वह एक कुशल कवि और नर्तक भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB की यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में हुई थी। AERB की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा निगरानी करना है। वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं वो हैं दिनेश कुमार शुक्ला जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब और कहां हुआ था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब और कहां हुआ था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 सूरत में।
1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में। गर्म दल के जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, और नरम दल के जो नेता रहे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि। तो नरम दल और गर्म दल का विस्थापन हुआ था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। तो ये रहे आपके टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कोई क्वेश्चन नया लगे कॉपी पेन में नोट कर लिया करिए और उसको एक दो बार रिवीजन करिए। यहाँ गलत हो सकता है, हो जाए आपका, पर एग्जाम सेंटर में आपका वह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और आपको आना चाहिए। अब चलिए आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।